गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं धरणीधर वैष्णव, भारतीय इतिहास के संदर्भ में मेरे यूट्यूब चैनल जीके धरणीधर वैष्णव में आपका स्वागत है। तो जहां हमने पिछली क्लास ख़त्म की थी, कक्षा ख़त्म की थी, हमने गुप्त काल पे हम पढ़ रहे थे और गुप्त काल लगभग 275 से लेकर 550 ईस्वी तक हमने पढ़ा। उसके बाद जो हमारा भारतीय इतिहास के संदर्भ में टॉपिक जो अगला शुरू होता है वो है पुष्यभूति वर्धन वंश। देखिए, पुष्यभूति वर्धन वंश से पहले बात करें कि इसके पहले की क्या परिस्थिति रही, तो लगभग 500 ईस्वी के बाद में जो गुप्त शासक हुए वो लगभग कमजोर थे। उनकी आर्थिक यूँ कहें कि जो सूरवीरता थी वो भी कम थी, आलसी थे, निर्बल थे। तो उसकी निर्बलता का फायदा उठाकर भारत में बाहर से आक्रमण होने प्रारंभ हो गए। हूणों का, शकों का ये आक्रमण हुए और उसके बाद लगभग भारत का जो साम्राज्य था या भारत का इतना विशाल साम्राज्य गुप्त काल का, वो स्वर्ण युग कहा जाता है, वो पूरी तरह बिखर जाता है। और यहाँ पर पूरे भारत में जगह जगह छोटे छोटे वंशों की स्थापना होती है और इन छोटे छोटे वंशों में बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण वंश जो हमारा बनकर निकलता है वो है पुष्यभूति वर्धन वंश, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लगभग 50 साल का समय इसको लगेगा गुप्त काल के बाद में। तो देखिए, इस समय की गुप्त काल के बाद की जो अगर भारत की स्थिति की बात करें तो नंबर 1, भारत की इस समय की जो स्थिति थी गुप्त काल के बाद की, तो उसमें लगभग ये मान के चलो कि 530 के आसपास। तो पिछली जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया कि हूण शासक तोरमान का आक्रमण हुआ और तोरमान की मृत्यु हो गई और तोरमान के बाद उसका पुत्र, जिसका नाम था, क्या नाम था, मिहिरकुल उसका उत्तराधिकारी बनता है तोरमान का। किंतु तोरमान को यहाँ परवर्ती जो गुप्त साम्राज्य है या मालव राज जिसको कहा जाता है, यशोवर्मन इस मिहिरकुल को बंदी बना लेता है और फिर राजमाता के कहने पर इस मिहिरकुल को क्या करता है, मुक्त कर देता है। और मिहिरकुल का जो मालवा का क्षेत्र था जिसने अधिकार किया था उस पर इसके भाई ने अधिकार कर लिया, तो ये यहाँ से भागकर कश्मीर चला जाता है और कश्मीर में फिर अंतिम रूप से इसको मालव राज के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। तो देखिए, ये तो थी भारत में हूणों की आगमन और पराजय। तो पहला अगर हम माने कि इस समय भारत की कंडीशन, तो उस समय था यूं कहे कि हूणों का, गुप्तों के समय से लेकर वर्धन वंश तक हूणों का उत्थान और पतन का काल था। उत्थान भी हुआ और इनका क्या हो गया, पतन भी हो जाता है इस वर्धन वंश से पूर्व की स्थिति में। इसके अलावा देखिए, मिहिरकुल और जो तोरमान थे वो प्रमुख शासक थे हूणों के। अब इसके बाद देखो, अगली जो इनको हराया था मालव राज ने 531-32 में। कहां पर, मुल्तान में, यहां पर इनको अंतिम रूप से पराजित कर दिया था। मुल्तान में इनको अंतिम रूप से हूणों को पराजित कर दिया। जो दूसरी उस समय की ताकत की बात करें, भारत की दूसरी ताकत थी उस समय दूसरी ताकत जो थी वो थी यहां पर वल्लभी का मैत्रक वंश। कौन सा है, वल्लभी। और वल्लभी में कौन सा वंश है, मैत्रक वंश। देखिए, मैत्रक वंश की बारे में बात करें तो जो टूटता हुआ गुप्त साम्राज्य था, इसी का एक परवर्ती जो कहे कि जो कमजोर गुप्त शासक थे उनकी दुर्बलता का लाभ उठाकर, किसकी, गुप्तों की दुर्बलता का लाभ उठाकर इनका एक सेनापति था जिसका नाम है भट्टारक। क्या नाम है, भट्टारक। किसका सेनापति था, गुप्तों का सेनापति था। वो यहाँ वल्लभी में मैत्रक वंश की स्वतंत्र राज्य की नींव डालता है, यानी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेता है। जो कौन करता है, भट्टारक। अब देखिए, हर्ष के समय में यहाँ पर ये स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था, शासन इसका चल रहा था। हर्ष यहाँ थानेश्वर के पास में शासन करता है और ये वल्लभी में मैत्रक वंश। तो हर्ष के समय यहाँ का जो शासक था वो था ध्रुवसेन। और ध्रुवसेन कौन सा, द्वितीय। देखिए, महत्वपूर्ण था क्योंकि ये इधर चालुक्य जो नीचे इनके शासन कर रहे थे, गुजरात में जो चालुक्य वंश था, सोलंकी वंश था, उसको और इनके थानेश्वर के हर्षवर्धन के मध्य शत्रुता थी और इन दोनों के मध्य ये एक महत्वपूर्ण शासन था या महत्वपूर्ण शासक था। तो हर्षवर्धन पहले इसको परास्त करता है, वल्लभी के ध्रुवसेन को, और बाद में अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देता है, जिसको हम आगे विस्तार से हर्ष के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे।
तो दूसरी, इसके अलावा जो इस समय की स्थिति थी, तीसरी बात करें तो वो है परवर्ती या गुप्त साम्राज्य और कन्नौज और थानेश्वर। तो पहले कन्नौज की बात करते हैं। कन्नौज में है जो मोखरी वंश है। कौन सा है? मोखरी। कहां पर है? कन्नौज में। देखिए कन्नौज में जो मोखरी वंश है वो इन गुप्तों के ही सामंत थे। कौन? मोखरी वंश वाले। सामंत है किसके? गुप्त वंश के ही सामंत है, गुप्तों के, जो बाद में अपने एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाल लेते हैं कन्नौज में, कान्यकुब्ज जिनका नाम पड़ता है बाद में। और यहां पर कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए। यहां पर जो महत्वपूर्ण शासकों के नाम हैं वो है इनका नंबर 1 ईशान वर्मन। ईशान वर्मन नाम क्या आगे इनके? वर्मन लगता था। किसके? मोखरी वंश के। तो ईशान वर्मन के बाद शर्ववर्मन, शर्ववर्मन और अवंती वर्मन, और अंतिम जो शासक है वो है ग्रहवर्मन। देखिए ग्रहवर्मन जो शासक था, ये पहले इसकी बात करें इसके प्राचीन शासकों के बारे में, तो सबसे प्रतापी शासक में नाम आता है किसका? ईशान वर्मन का। ऐसा कहते हैं कि इसने आंध्रों को, आंध्र जो आंध्र जाति के लोग थे सातवाहन, उनको भी जीता, सूलिक को परास्त कर दिया, ये गोड जो बंगाल में थे उनको भी दबाए रखा। ये किसके बारे में वर्णन मिलता है? इस ईशान वर्मन के बारे में क्या मिलता है कि इसने आंध्र यानी सातवाहन जो थे आंध्रों को जीता, सूलिकों को परास्त किया और गोडों को दबाए रखा। परास्त किया और गोडों को क्या किया? गोड बंगाल में उनको दबाए रखा। किसके बारे में वर्णन मिलता है ये? ईशान वर्मन के बाद में। कौन, कहाँ का है? मोखरी, कन्नौज का। अब इसमें देखिए आगे जो अंतिम शासक है इसका है वो है ग्रहवर्मन। तो बाद में जब यहाँ पर थानेश्वर का और कन्नौज का शासन बाद में आगे बढ़ता है समय के अनुसार, तो इनमें आपस में वैवाहिक संबंध कायम होते हैं। और वैवाहिक संबंध में यहाँ यूं कहे कि हर्ष की जो बहन थी राज्यश्री, उसका विवाह किसके साथ होता है? ग्रहवर्मन के साथ में। थानेश्वर से जो पुष्यभूति का वर्धन वंश है उसी में प्रभाकर वर्धन के जो 3 संतान है जिनको हम आगे पढ़ेंगे, या यूं मान लीजिए हर्षवर्धन की बहन है। फिलहाल हम ये मानते हैं हर्षवर्धन जो यहाँ का शासक बना था उसका विवाह किसके साथ होता है? कन्नौज के मोखरी वंश के ग्रहवर्मन के साथ में। और बाद में इस ग्रहवर्मन को यहाँ से गोड नरेश शशांक आकर क्या कर देता है? मार देता है और राज्यश्री विधवा हो जाती है। इसकी कहानी हम आगे विस्तार से देखेंगे। तो देखिए भारत की स्थिति एक तो यहाँ पर है वल्लभी में है, थानेश्वर में पुष्यभूति वर्धन वंश जो पहले से बन चुका था गुप्तों के समय से, इधर कन्नौज में मोखरी हैं, इधर परवर्ती गुप्त जो शासक थे वो छोटे मोटे रूप में शासन कर रहे थे। हूण आए और हूण परास्त होकर चले गए। ये तो 3 इस समय के महत्वपूर्ण शासक। इसके अलावा देखिए गोड, ये बंगाल में है, बंगाल में गोडों का शासन है। तो ये भी उस समय की एक महत्वपूर्ण शासक थे जिनके बारे में हम इनकी जो कारनामे है या जो इनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनको आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पुष्यभूति वर्धन वंश की तरफ। देखिए इस समय की भारत की स्थिति के बारे में बात कर चुके हैं, लगभग 500 और 600 यानी 6ठी शताब्दी में भारत की स्थिति। अब इसके बाद देखिए पुष्यभूति वर्धन वंश। इस पुष्यभूति वर्धन वंश के बारे में पहले हम देखते हैं कहाँ से जानकारी मिलती है। तो इनकी जानकारी के जो स्रोत हैं, नंबर 1 कहाँ से जानकारी मिलती है? तो वो है एक बौद्ध ग्रंथ जो गुप्त काल में भी जानकारी मिलती है और वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है उस बौद्ध ग्रंथ से जिसका नाम है आर्य मंजूश्री। वापस वही ग्रंथ, मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ। उसके बारे में, उससे इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? इस पुष्यभूति वर्धन वंश के बारे में। और क्या बताया गया है इनको? वैश्य वर्ण का बताया है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 जो समाज में वर्ण थे उनमें से वैश्य वर्ण का बताया है। किसको? वर्धन वंश को। कैसे स्थापना होगी देखेंगे। दूसरा है इस समय हर्ष के समय में एक ह्वेंशांग, एक चीनी यात्री था जिसका नाम क्या है? ह्वेंशांग। वो भारत में आता है
और बौद्ध धर्म का यहाँ पर काफी अध्ययन करता है और एक अपना ग्रंथ लिखता है जिसका नाम भी यहाँ पर मिलता है, जिसका ध्यान रखने योग्य है, CU की। एक ग्रंथ लिखता है CU की, उसमें जो हर्षवर्धन है उसको शीलादित्य कहता है। शीलादित्य यानी फी से, और साथ में वैश्य वर्ण का बताता है। शीलादित्य किसको कहता है? हर्ष का नाम क्या रखता है? शीलादित्य। यूं कहे फी से, और साथ में इनको कौन सा वर्ण का बताता है? वैश्य, वही जो ऊपर आर्य मंजूश्री मूलकल्प कहता है। इसके अलावा हर्ष का एक दरबारी कवि था नंबर 3, जिसका नाम है बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने ग्रंथ लिखे हैं नंबर 1 हर्षचरित्र। कौन सा लिखा है? हर्षचरित्र। 8 अध्यायों में बटा हुआ है। इसके अलावा कादंबरी लिखा है, उपन्यास है, कादंबरी एक उपन्यास भी लिखा हुआ है। तो ये किसके द्वारा रचित है? बाणभट्ट की रचनाएं हैं। इसमें देखो ये क्या कहता है, बाणभट्ट हर्षचरित्र में कहता है कि इस वंश का जो सबसे पहला शासक था, कौन से वंश का? वर्धन वंश का या पुष्यभूति वर्धन वंश का जो आदि शासक था, या जो सबसे पहला शासक था वो था पुष्यभूति। वो कौन था? पुष्यभूति, सबसे पुराना शासक, प्राचीन शासक, इसके बारे में कहता है। और इसके बारे में साथ ही ये कहता है ये शैव धर्म को मानने वाला था, क्योंकि बाद में हम देखेंगे कि हर्ष भी शिव को मानता है। इसके अलावा इसने कहां पर शासन की स्थापना की? थानेश्वर, दिल्ली के पास में, हरियाणा की तरफ, पानीपत की तरफ थानेश्वर पड़ता है, वहां पर श्रीकट जनपद में। थानेश्वर के पास, दिल्ली के पास कौन सा जनपद था प्राचीन काल में? श्रीकट जनपद में। वहां पर इसने पुष्यभूति वंश की स्थापना करी। ऐसा किसमें वर्णन मिलता है? बाणभट्ट के हर्षचरित्र में वर्णन मिलता है। ये आगे बात करें, इसके अलावा स्वयं हर्ष के द्वारा लिखित 3 नाटक भी इस वंश की जानकारी देते हैं। हर्ष स्वयं एक लेखक था, महत्वपूर्ण लेखक था, और 3 नाटक लिखता है। नंबर 1 प्रियदर्शिका, अच्छे दिखने वाली। नागानंद, कौन सा है? नागानंद। और तीसरा जो ग्रंथ है वो है रत्नावली। किसके लिखे हुए हैं? स्वयं हर्ष के हैं। नाटक है तीनों के तीनों, ध्यान रखना तीनों के तीनों क्या हैं? ये नाटक हैं। इसके बाद अगला बात करें इस वंश के बारे में जानकारी की, तो वो है कुछ इस समय के मिले हुए अभिलेख, शिलालेख और ताम्रपत्र लेख। तो उनमें जो हर्ष का जानकारी, यानी इस वंश की जानकारी के स्रोतों की बात कर रहे हैं, हर्ष का एक तो ताम्रपत्र मिला है जिसपे उसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा सोनपत से ताम्र मोहर मिली है, तांबे की एक मोहर मिली है। कहां से? सोनपत, हरियाणा से। सोनपत ताम्र मोहर। इसके अलावा मधुबन ताम्रपत्र, मधुबन ताम्रपत्र से भी जानकारी मिलती है। और साथ ही नालंदा से भी, नालंदा उस समय बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, वहां से भी इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। नालंदा ताम्रपत्र। तो देखिए जानकारी के स्रोतों के बारे में बात करें, नंबर 1 आर्य मंजूश्री मूलकल्प, जिसमें इनको वैश्य वर्ण का बताया है और इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। हैंगशांग CU की ग्रंथ लिखता है, उसमें शीलादित्य हर्ष के लिए कहता है, वैश्य वर्ण का बताता है, फी से शीलादित्य का नाम समीकरण करता है। बाणभट्ट हर्षचरित्र लिखता है और कादंबरी लिखता है। हर्षचरित्र में पुष्यभूति को इस वंश का आदि संस्थापक बताता है, आदिराज बताता है, शैव धर्म को मानने वाला था, थानेश्वर श्रीकट जनपद में यहाँ पर इसने इस वंश की नींव डाली। अगला है स्वयं हर्ष, जिसने 3 नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। इसके अलावा हर्ष का ताम्रपत्र, सोनपत्र की ताम्र मोहर और मधुबन ताम्रपत्र, इसके अलावा नालंदा ताम्रपत्र इस वंश के बारे में जानकारी के स्रोत हैं। अब इन सबसे देखो क्या जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है कि इस थानेश्वर या पुष्यभूति वर्धन वंश में, इस वंश में हर्ष से पहले कितने शासक हुए? 5। किससे पहले? हर्ष से पूर्व कितने शासक हुए? 5। उनके बारे में देखते हैं कौन कौन हुए, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, जो यहां पर वर्णन मिलता है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने बताया थानेश्वर,
श्रीकट जनपद था, दिल्ली के पास में इस वंश की स्थापना होती है। कन्नौज के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। इधर वल्लभी में मैत्रक वंश है, गोड़ बंगाल में है और परवर्ती गुप्त में यहाँ पर हर्ष के समकालीन होगा देवगुप्त। हर्ष के समकालीन कौन होगा? देवगुप्त। और यहाँ होगा बंगाल में गोड़ नरेश शशांक। हर्ष के समकालीन ये, हर्ष से पूर्व और हर्ष के समकालीन ये शासक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वंश के बारे में जो 5 शासकों के नाम मिले हैं, तो नंबर 1 जो इस वंश का सबसे पहला शासक मिला है वो है नरवर्धन। देखिए इन शासकों के नाम के आगे वर्धन लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम वर्धन वंश भी पड़ा है। और साथ में इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, इसलिए इसका नाम पुष्यभूति वर्धन वंश भी पड़ा है। तो नंबर 1 नरवर्धन हो गया। और उसके बाद जो बना शासक वो है नंबर 2 आदित्यवर्धन, सॉरी राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन इसका दूसरा शासक है। नंबर 3 आदित्यवर्धन। अब देखिए इन तीनों शासकों के बारे में पहले बात कर लेते हैं एक बार छोटी सी। ये तीनों के तीनों शासक सामान्य शासक थे, कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं थे, सामान्य सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। इनकी महाराज की पदवी मिलती है, केवल महाराज शब्द इनके नाम के साथ मिलता है, कोई विशेष ये शासक नहीं थे। इसके बाद जो चौथा इस वंश का शासक हुआ वो था प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन महत्वपूर्ण शासक है इस वंश का। और प्रभाकर वर्धन के बाद हम जो 5वां देखेंगे वो है इसका पुत्र राज्यवर्धन पुनः। और राज्यवर्धन के बाद हम जो देखेंगे वो होगा हमारा हर्ष। अब देखिए इस प्रभाकर वर्धन की देखिए पहले बात कर लेते हैं किसके क्या हुआ संतान। प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। कौन थी? यशोमती। इन दोनों के 3 संतान होती है। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान है। नंबर 1 राज्यवर्धन, नंबर 2 हर्षवर्धन और नंबर 3 राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन के 3 संतान है और तीनों में से एक पुत्री है राज्यश्री, जिसका विवाह हम करेंगे कन्नौज के मुखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ में। और दूसरा है राज्यवर्धन और तीसरा है हर्षवर्धन। तो देखिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन के बारे में पहले देखते हैं। प्रभाकर वर्धन भी इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, तो पहले प्रभाकर वर्धन के बारे में हम जानते हैं। प्रभाकर वर्धन के बारे में इसकी जो जानकारी मिलती है वो यह है कि ये परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है। कौन सी? परम भट्टारक इसकी उपाधि है। इसके अलावा महाराजाधिराज, शिव का भक्त था, ये शिव उपासक था। बौद्ध धर्म को भी यहाँ पर प्रश्रय दिया गया था और साथ में शिव के साथ में ये सूर्य का भी उपासक था। तो ये थी प्रभाकर वर्धन के बारे में। एक देखिए इसमें हर्ष चरित्र जो हमने ग्रंथ बात की, जिसमें हर्ष के बारे में हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा है, तो उस हर्ष चरित्र में इसके एक बहुत ही अच्छी इसके बारे में प्रतापी होने का एक परिचय मिलता है। क्या मिलता है कि नंबर 1 ये हूण जाति, हूण रूपी हिरण के लिए तुकबंदी की गई है। हूण रूपी हिरण के लिए ये क्या था? सिंह के समान। हूण रूपी हिरण के लिए क्या था? सिंह था। साथ ही ये सिंधुराज, यानी जो सिंधुराज था इधर, उस सिंधुराज के लिए ज्वर के समान, ज्वर मतलब ज्वार भाटा जिसको कहते हैं, ज्वर समान था। साथ ही 2 हो गए। तीसरा है गंधार, जो और ऊपर है। गंधार में हाथी प्रसिद्ध थे, तो गंधार या गांधार रूपी मदांध हाथी के लिए महामारी। महामारी हाथियों में महत्व वो होती है बीमारी, यानी महामारी जो फैल जाती है लगातार, बीमारी क्या होती है? महामारी के समान था। कौन? प्रभाकर वर्धन। 3 हो गए। नंबर 4 इसके बारे में जो कहा है वो है गुर्जर प्रदेश की निद्रा भंग करने वाला। गुर्जर प्रदेश, गुर्जर प्रतिहार जो वंश बाद में बनता है, गुर्जर वंश की निद्रा भंग करने वाला है। किसको कहा है? प्रभाकर वर्धन। इसके अलावा 2 उपाधियां और मिलती है। लाटों की पटुता का हरण करने वाला, लाट गुजरात में
लाटों की पटुता यानी जो बोलने की कला है, कूटनीति, पटुता का हरण करने वाला। और अंतिम जो इसके बारे में उपाधि मिलती है वो है मालवलता की शोभा नष्ट करने वाला। मालवलता की शोभा को भंग करने वाला कौन है? ये प्रभाकर वर्धन के बारे में ये वर्णन मिलता है। कहाँ पर? हर्ष चरित्र में। ध्यान रखना, ये इसके बारे में वर्णन मिलता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है अगर गहराई से अगर जाए तो। और इसके अलावा एक मधुबन, हम यूँ कहे, आगे लिखते हैं, ये तो हम देख चुके हैं, इसको मिटा देता हूं। मधुबन जो ताम्रपत्र है वहां भी इसके बारे में वर्णन मिलता है मधुबन ताम्रपत्र में कि ऐसा शासक है जिसकी कीर्ति चारों समुद्रों पार फैली हुई थी। किसके बारे में कहा है मधुबन ताम्रपत्र में? ऐसा शासक कीर्ति जिसकी चारों समुद्रों पार फैली थी। किसके बारे में है? ये भी प्रभाकर वर्धन के बारे में मधुबन ताम्रपत्र में मिलता है। अब देखिए, हम इसके बारे में बात कर चुके प्रभाकर वर्धन के सामान्य रूप से बातें। प्रभाकर वर्धन के मैंने बताया कि प्रभाकर वर्धन के 3 संतान हैं। नंबर 1 राज्यवर्धन, दूसरा हर्षवर्धन और तीसरी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह कर दिया जाता है कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ में। कौन है? ग्रहवर्मन के साथ में कर दिया जाता है। और इसका जो अंतिम समय है, प्रभाकर वर्धन के अंतिम समय में हूण जाति का आक्रमण होता है। दोनों के दोनों भाई राज्यवर्धन और हर्षवर्धन उन हूणों के पीछे चले जाते हैं यहां तक। अब बड़ा भाई राज्यवर्धन तो इनको हूणों को परास्त करने में लगा रहता है और बाद में परास्त करने के बाद दोनों के दोनों वहां आराम से स्वच्छंद विचरण करते हैं, घूमते मस्त मजे करते हैं। तो इधर सूचना मिलती है इन दोनों को कि भाई पिता की और प्रभाकर वर्धन की अपनी मृत्यु हो चुकी है। दोनों के दोनों यहां से भागते हैं। यहां जब तक पहुंचते हैं तो पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ऐसे समय में राज्यवर्धन ऐसा कहते हैं कि राज्य लेने से मना करता है। हर्षवर्धन भी करेगा पर पहले राज्यवर्धन करता है। किंतु इसी समय एक बड़ी घटना क्या होती है? देखिए, बड़ी घटना ये होती है कि गौड़ नरेश शशांक और ये परवर्ती जो गुप्त शासक था देवगुप्त, गौड़ नरेश शशांक और देवगुप्त दोनों मिलकर कहां पर आक्रमण करते हैं? कन्नौज में। और कन्नौज में जो इनका बहनोई था ग्रहवर्मन, इस ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं। कौन? देवगुप्त और शशांक, गौड़ नरेश दोनों के दोनों मिलकर ग्रहवर्मन की हत्या कर देते हैं, बहन को बंदी बना लेते हैं। तो ऐसे टाइम में, ऐसे समय में क्या होता है? राज्यवर्धन सेना लेकर जाता है कहां पर? कन्नौज। मार देता है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन किसको मार देता है? देवगुप्त को। किंतु शशांक ने क्या किया? धोखे से राज्यवर्धन को ही मार दिया। किसने? शशांक ने। और इसकी जो बहन थी राज्यश्री, उसको बंदी बना रखा था, उसको छोड़ दिया। तो वो जंगलों में भटक रही है और ऐसा कहते हैं चिता में आत्महत्या या सती होने के लिए तत्पर होती है। कौन? राज्यश्री। शशांक राज्यवर्धन को मार देता है और राज्यवर्धन देवगुप्त को मार देता है। उसके बाद राज्यश्री को छोड़ देते हैं। तो आगे जब हम राज्यवर्धन के बारे में थोड़ा सा जानकारी पढ़ते हैं, तो ये थी प्रभाकर वर्धन के बारे में जानकारी। आगे हम पढ़ते हैं राज्यवर्धन के बारे में। तो देखिए, राज्यवर्धन के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र है, शासक बनता है। ये लगभग बनता है 606 ईस्वी में, ज्यादा समय नहीं रह पाता। और ये 600 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक शासक रहता है। कौन? प्रभाकर वर्धन। और ये 605 से लेकर 606 के समथिंग इसका शासन रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब इसके बारे में देखिए, मैंने बताया हूणों का आक्रमण हुआ और राज्यवर्धन के समय हूण आक्रमण हुआ तो ये परास्त करने चला जाता है। समय पिता की मृत्यु हो जाती है। बाद में इसकी बहन राज्यश्री के पति बहनोई ग्रहवर्मन को मार दिया जाता है और ग्रहवर्मन को मारने के कारण स्वयं जाकर देवगुप्त को मार देता है। किंतु शशांक ने किसको मार दिया? राज्यवर्धन को मार दिया। इसके बाद की जो कहानी है राज्यवर्धन के भाई हर्षवर्धन और उसके शासक बनने की, वो हम जानते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।